नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे मास्टर साहब यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2021-22 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय हेतु स्वीकृत कंपोजिट स्कूल ग्रांट का बजट आवंटन और वरीयता के आधार पे हमें कौन सा कार्य करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, आप सभी को काफ़ी असुविधा का सामना उठाना पड़ता है। मालूम चलता है कि स्कूल में पैसा तो आ गया, एसएमसी खाते में हमारे पैसा आ गया, लेकिन हमें पता नहीं होता है और हम कुछ भी कार्य करा देते हैं और बाद में उपभोग देते समय हमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं दिक्कतों से आपको बचने के लिए सावधानी बरतने के लिए यह वीडियो मैं लेके आप सबके बीच आया हूं। तो वीडियो को जो है पूरा देखें और एक एक पॉइंट को जो है समझें कि हमें कैसे जो है कार्य यहाँ पे कराना है। तो आइए समझते हैं। बजट जो है जारी हो गया है, लेकिन अभी एसएमसी के खाते में पैसा नहीं आया है। लेकिन कैसे हमें कार्य कराना है इसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन दे दी गई है। तो आइए कार्य कराने से पहले हम एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वरीयता क्रम में कार्य को करना है, यानी पैसा कितना आया है उसके सापेक्ष हमें कौन सा कार्य सबसे पहले करना है। अगर वो हमारे विद्यालय में इंडिकेटर संतृप्त हो गया तो उसके बाद हमें कौन सा कार्य करना है, उसके बाद कौन सा कार्य करना है, ये सब कुछ यहाँ डिटेल में जो है हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं। तो प्रथम वरीयता जो है हमारा है स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग पे, यानी कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10%, यानी आपके विद्यालय में जो भी धनराशि आवंटित की गई है उसका 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो सकी है, अथवा जहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप टोटियां नहीं स्थापित हैं, वहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था, पर्याप्त टोटियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके यहाँ अभी पूर्व में प्रधान के द्वारा या पूर्व में आए हुए कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से यदि आपके यहाँ किसी भी कारणवश हैंड वॉश यूनिट नहीं बन पाई है तो सबसे पहले आप जो है हैंड वॉश यूनिट का कार्य करेंगे और 10% स्वच्छता पे खर्च करेंगे। आपके यहाँ 25,000 आया तो 2500, 50,000 आया है तो इसके अकॉर्डिंग आप 10% जो है खर्च करेंगे। प्रथम वरीयता में ही है। यदि आपका ये मल्टीपल हैंड वॉश वाला काम हो चुका है तो कक्षों का टाइलीकरण, जहाँ पे 75,000 या 75,000 से अधिक की धनराशि आई है और वहाँ के फर्श जो टूटे फूटे हैं, वहाँ पे हमें सबसे पहले टाइलीकरण कराना है, यानी क्लासों का टाइलीकरण कराना है। ध्यान में रहे, जहाँ पे कंपोजिट ग्रांट 75,000 या 75,000 से ऊपर आई है वहीं पे टाइलीकरण का कार्य कराना है। नहीं आई है तो हमें नहीं कराना है। ये वरीयता उन विद्यालयों के लिए है जहाँ पे 75,000 या 75,000 से अधिक की कंपोजिट ग्रांट आई है। अभी आप परेशान हो जाते कि अरे मेरे यहाँ तो 25,000 आया तो हम कैसे कार्य कराएंगे। तो नहीं, तो आप निश्चिंत रहें, आपको टाइलीकरण का कार्य नहीं करना है, यानी कक्ष में टाइलीकरण आपको नहीं कराना। तो ये तो हो गई टाइलीकरण की बात। उसके बाद जो हमें जहाँ 75,000 या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है, वहाँ प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना बदलवाना आदि जैसे संबंधित सुझावात्मक 6 सूची संलग्न है। इसके आदेश के साथ सूची जो संलग्न है उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के
अनुमोदन उपरांत कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके यहाँ 75,000 से कम की कंपोजिट ग्रांट की धनराशि आई है तो आप पहले ये छोटे छोटे कार्य करा लेंगे। यदि उसके बाद पैसा बचता है आपके पास तो आप जो है एसएमसी के सदस्यों से अनुमोदन कराने के पश्चात आप टाइलीकरण का कार्य कर सकते हैं। यानी सारे कार्य कराने के बाद ये जो प्राथमिकता में है उसके बाद पैसा बचता है तो आप उतने कमरों की टाइलीकरण करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही कमरे का टाइलीकरण कराने का पैसा बचा तो आप एक ही कमरे का टाइलीकरण कराएंगे, वो भी उस कमरे का कराएंगे जिसका फर्श ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगा, खराब होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति से अनुमोदन प्राप्त कराया जा सकेंगे। सामान्य निर्देश जो है कुछ इस प्रकार से हैं। यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पिछले साल की कंपोजिट ग्रांट की धनराशि से कुछ पैसे शेष हो गए, 2,000, 4,000, 5,000 शेष हो गए, तो उस पैसों को इसमें मिलाते हुए आप कार्य योजना बनाएंगे। एसएमसी से अनुमोदन कराने के बाद उसके हिसाब से आप काम करा सकते हैं। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व से कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप में पूर्व में वह कार्य किसी और योजना के अंतर्गत हो चुका है या उसके लिए बजट जारी हो चुका है तो वह कार्य आप नहीं कराएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कार्य के लिए दो मद से पैसा का इस्तेमाल नहीं होगा। स्पष्ट ये है कि ऐसा नहीं कि प्रधान जी ने भी करा दिया या आपने ही पूर्व में कंपोजिट ग्रांट से वो कार्य कराया था और फिर इस साल उसी कंपोजिट ग्रांट से आप वही कार्य करा रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। यह कार्य हमें नहीं करना है। जो सामग्री गत वर्ष पूर्व वर्ष में की जा चुकी है उसकी क्रय सूची अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होनी चाहिए। यानी जो सामग्री आप पूर्व में खरीद चुके हैं उसे इस कंपोजिट ग्रांट से आपको नहीं खरीदना है। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से धनराशि कदापि न आहरित हो। इस प्रकार का मामला प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान देना है इस बातों का कि पूर्व में कंपोजिट ग्रांट से या प्रधान जी के माध्यम से जो कार्य हो चुके हैं, जो सामान खरीदे जा चुके हैं, उस कार्य की बिल न लगाई जाए, वो कार्य न कराया जाए। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो वो गंभीर गबन की श्रेणी में मानते हुए आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहला है, शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया से संबंधित शासन देशों, नियमावलियों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जाए। स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाए। क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो BSI प्रमाणित हो। यानी जो BSI का नियम है, जो भी आप सामग्री खरीदेंगे उसके द्वारा प्रमाणित हो तथा यथासंभव GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी जो भी आप बिल लगाएंगे वो GST नंबर वाली बिल होनी चाहिए। जो भी सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वो मूल निर्माता या उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खाते में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकासखंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए जिसमें खंड शिक्षाधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों एवं 4 प्राध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में अमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाए। यानी जब ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा तो आपके ब्लॉक स्तर पर सहायक खंड विकास अधिकारी के द्वारा जो है और खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक बैठक की जाएगी जिसमें आपको पूरा बकायदा जो है बताया जाएगा। आप उससे पहले ही अलर्ट रहिए कि हमें कैसे कार्य करना है और कैसे उसका उपभोग देना है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उक्त निर्देशों के अधीन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किया जाना है।
डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें। जी हाँ, डस्टिंग क्लॉथ मतलब कि धूल साफ करने वाला कपड़ा, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि जो है आपके स्कूल में ज़रूर जो है उपलब्ध रहे, इसका आप ज़रूर जो है क्रय करें। विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरिनल में जो भी टूट फूट हो, निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील है, उन्हें उक्त कार्य को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय कक्ष का टाइलीकरण नहीं हुआ है तो इसे भी पूर्ण करा लिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके विद्यालय में कोई शौचालय है, मूत्रालय है जो कि छोटी छोटी वजहों से जो है क्रियाशील नहीं है, तो उसे आप क्रियाशील करा सकते हैं। द्वितीय वरीयता, ये सारे जो है प्रथम वरीयता में थे, ये काम आपको प्रथम वरीयता में कराना है। जैसे कि स्वच्छता के लिए जो आपको सामग्री खरीदनी हो प्रथम वरीयता में है, हैंड वॉश यूनिट का जो कार्य करना है वो प्रथम वरीयता में है, कक्ष का टाइलीकरण जो है आपके प्रथम वरीयता में है यदि आपके यहाँ 75,000 से ऊपर का आया है तो, और ये जो सामग्री जो है स्वच्छता में हमें खरीदनी थी वो प्रथम वरीयता पे है। द्वितीय वरीयता में यानी यह जब काम आप करा लेंगे तो द्वितीय वरीयता में आपके पास अगर पैसा बचता है तो आपको कार्य करना है शुद्ध पेयजल। हैंड वॉश समर पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा ताकि हैंडपंप के पास जल भराव ना हो सके। जी हाँ, यदि आपके विद्यालय में हैंडपंप है या समरसेबल है, उसका पक्का प्लेटफॉर्म नहीं है या सोख्ता नहीं बना है यानी उसके पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसकी व्यवस्था आप अनिवार्य रूप से कराएंगे जिससे कि हैंडपंप या हैंडवॉश के पास आपके जो है जल भराव ना हो सके तथा साफ सफाई बनी रहे। द्वितीय वरीयता में दूसरा पॉइंट है आपका रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। जी हाँ, जहाँ जो आपका किचन घर है, जहाँ पे आपका खाना बनता है, वहाँ पे भोजन तैयार किए जाने के लिए और बर्तनों की साफ सफाई के लिए जल आपूर्ति यानी टोटी की व्यवस्था कराई जाएगी, समुचित कराई जाएगी, क्रियाशील कराई जाएगी। ये द्वितीय वरीयता में है। उसके बाद द्वितीय वरीयता में आपका शिक्षण सहायक सामग्री भी है। शिक्षण सहायक सामग्री में TLM हो गया, ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी है। मैक्सिमम 2,000 रुपये तक की सीमा है। यथावश्यक शिक्षण सामग्री अधिकतम रुपये 2,000 की सीमा तक यथा प्रिंट रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि के उपभोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्रों हेतु TLM एवं दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु एम्बोस्ड ग्लोब तथा एम्बोस्ड मानचित्र का आवश्यकता अनुसार क्रय भी इसी धनराशि से किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में TLM के रख रखाव तो अलमारी का क्रय अभी तक नहीं किया गया है, उनमें इस हेतु अलमारी क्रय की जाएगी। जी हाँ, यदि आपने TLM को रखने के लिए अभी तक अलमारी नहीं खरीदी है, यानी पिछले कंप्यूटर ग्रांटों की मदद से आपने नहीं खरीदी है, तो आप इसमें द्वितीय वरीयता क्रम में इसे आप खरीद सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स कि जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं उसे हटा के आप नई दवाइयाँ खरीद लेंगे। विद्यालय में उपलब्ध जो अग्निशमन यंत्र है उसकी रिफिलिंग करा लेंगे। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरण यथा LED, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि विद्यालय उपकरण को ठीक कराने अथवा उसको बदलने का कार्य आप करा सकते हैं। कोई फ़ैन है विद्यालय का, वो बिगड़ गया है तो उसे सही करा सकते हैं। कोई लाइट थी वो फ्यूज हो गई है तो उसको सही करा सकते हैं द्वितीय वरीयता क्रम में। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। जी हाँ, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें कंप्यूटर पर और कंज्यूमेबल सामग्री और इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंप्यूटर ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो विद्यालय की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चारदीवारी, गेट के अंदर पेंट व वॉल पेंटिंग का कार्य आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि पूर्व में आपने कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से रंगाई पुताई का कार्य नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यदि पूर्व में आपने यानी पिछले कंपोजिट ग्रांट से या किसी और अन्य मद से आपने रंगाई पुताई का कार्य कराया था तो आप रंगाई पुताई का कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि नहीं किया था तो कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात जो रंगाई पुताई में यह है कि समस्त परिषदीय विद्यालयों की एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक ही भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग से पुतवाया जाए, यानी बाहर की दीवारें सफ़ेद रंग से ही होनी चाहिए। कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग की व्यवस्था यथा वाल वाटिका
का लोगो इत्यादि भी की जाएगी। यानी कक्षा 1 में स्पेशल वॉल पेंटिंग आप करा सकते हैं। विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री जैसे कि कुर्सी, मेज, झूला, हैंडपंप, ब्लैक बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर, पैच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी छोटी मरम्मत एवं रख रखाव यथा आवश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इंटरलॉकिंग इत्यादि का कार्य कराया जाएगा। जहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था न हो वहाँ पर्याप्त संख्या में टाट पट्टी, चटाइयाँ, दर्री की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाएगी। कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से क्रय की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार का स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएंगे जो कि आप पहले से बना के आ रहे हैं, कंज्यूमर और नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमर में जैसे आएगा फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु 2 उपभोज्य न होने वाली हैं उसके नॉन कंज्यूमर में डाले जाएंगे, जैसे कि अलमारी, रजिस्टर, सैम्पट जैसी अस्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि नॉन कंज्यूमर में होगी और फिनाइल, साबुन, मिष्ठान इत्यादि की जो है एंट्री जो है कंज्यूमर रजिस्टर में होगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपयोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायित्व होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि इस निर्देश पत्र की प्रतियां यथावश्यक छपवाकर प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्राध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित कराया जाना सुनिश्चित कराएं। अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापन, जी हाँ, जो भी कार्य आप कराएंगे उसका अनुश्रवण भी किया जाएगा और उसका सत्यापन भी कराया जाएगा। जैसा कि आप पूर्व में भी देख रहे हैं कि जो भी कंपोजिट ग्रांट से कार्य हो रहे हैं उसकी बाहरी टीमें, स्टेट लेवल की टीमें आके सत्यापन कर रही हैं, तो इस बार भी जो काम होंगे उसका भी सत्यापन किया जाएगा। तो आप मानक के अनुसार, जीएसटी बिल के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ही कार्य कराएं जो कि मानक के अनुसार है। अनुश्रवण कैसे किया जाएगा इस पे बात करते हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि की निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा। जी हाँ, जो भी आप कार्य कराएंगे उसका एक DCF फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे सारी एंट्री भर के हेडमास्टर की साइन और मुहर और विद्यालय प्रबंधन समिति के मेंबर की साइन और मुहर लगा के इसे BRC पर जमा किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड के रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों की सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता एवं अवलेखों के रख रखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे। यानी 20% विद्यालयों की जांच जो है खंड शिक्षा अधिकारी सैंपलिंग के तौर पर करेंगे। उसके बाद सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करें तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर पर अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली, प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का रख रखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाया जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त के संबंध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शी सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रख रखाव सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी के 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली जाए एवं रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रत्येक विकास खंड में 20 विद्यालयों की जाँच करा ली जाए। सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग विद्यालय में कराए गए कार्यों एवं क्रय प्रक्रिया, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख रखाव की जांच की जाएगी। जी हाँ, जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाएगी हर विकास खंड में, जो कि 20 विद्यालयों की जांच करेगी कि सामान वहाँ पे सही खरीदे गए कि नहीं, मानक के अनुसार कार्य कराए गए कि नहीं, सही कार्य हुए या नहीं, तमाम जो है ये चीज़ें जांच की जाएंगी। जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाएगी। जी हाँ, ये टीम जो है जो भी जांच करेगी उसको राज्य परियोजना कार्यालय को भी भेजा जाएगा। ऐसे निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयवार क्रय उपभोग किए गए अन्य मदों, उपयोजनाओं
का भी परीक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय से निर्धारित प्रारूप श्रेणी 7 पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति को हस्तांतरित करने की कार्यवाही तत्काल की जाए तथा नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जाए। जी हाँ, तो आपने यह देखा कि डिटेल में यहाँ पे मैंने आपसे चर्चा की कि हमें प्रथम वरीयता क्रम में कौन कौन से कार्य करने हैं, वो काम करने के बाद हमारे पास पैसा बचता है तो द्वितीय वरीयता क्रम में हमें कौन कौन सा काम करना है, कौन सा सामान खरीदना है, कैसे बिल लगानी है, तमाम विषयों पर जो इसमें चर्चा की गई। तो आप सबसे ये अनुरोध भी है कि आप इसी नियमानुसार जो है अपने विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट के मद का उपयोग करें, उपभोग करें, विद्यालय को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, जिससे कि वहाँ पे पढ़ने योग्य वातावरण बन सके और अधिक से अधिक टीएलएम के रख रखाव के लिए अलमारियाँ भी खरीदें, जिससे कि आपके टीएलएम सुरक्षित रहें। आशा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसी पॉइंट्स नहीं छूटी होगी जिस पे कि आपको डाउट रह गया हो। यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।